वॉट इफ मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम किसी स्मार्ट इंसान के दिमाग को निकाल कर खाओगे, आई मीन कि लिटरली एक ह्यूमन ब्रेन को कुक करके खाओगे, तो तुम भी उसी इंसान की तरह स्मार्ट बन जाओगे। या वॉट इफ मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के दिमाग को निकाल कर खाते हो तो तुम भी उसी इंसान की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो तुम लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं फालतू की बातें कर रही हूँ या मैं पागल हो चुकी हूँ। बट वॉट इफ मैं तुमसे ये कहूँ कि हमारे बीच एक ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता था जिसने ना केवल ये माना बट उसने ऐसा करके दिखाया, एंड जिसके बाद उसका केस बन गया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग कैनिबल केस। तो चलिए आज बात करते हैं उसी इंसान के बारे में। सो सिट बैक एंड लेट मी स्केयर यू। 23 जनवरी ईयर 2000 लखनऊ के नाका टैक्सी सेंटर पर सर्दियों की एक दोपहर में मनोज और उसका ड्राइवर रवि अपनी टाटा सुमो की सर्विसिंग कराकर वापस आए थे कि तभी उन्हें एक आदमी ने अप्रोच किया। इस आदमी ने उन्हें कहा कि उसे मध्य प्रदेश के जिले रीवा के चकघाट तक जाना है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद किराया 1500 रुपए तय हुआ और मनोज और रवि उस आदमी को लेकर रीवा के लिए निकल गए। मनोज और रवि को ये लग रहा था कि ये एक हर बार की तरह एक आम सफर है और वो लोग सुबह तक वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बीत गया, 2 दिन और 3 दिन भी। मनोज और रवि का कुछ अता पता नहीं था, जिसके बाद मनोज के पिता शिवहर सिंह ने मनोज के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मनोज उनके ड्राइवर रवि के साथ 6 पैसेंजर्स को लेकर आखिरी बार निकला था और उन पैसेंजर्स में एक औरत भी थी। अब इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। मनोज और रवि को गायब हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया था। पर जब सब लोग ये मान चुके थे कि अब तो मनोज और रवि कभी नहीं मिलेंगे, तभी इलाहाबाद पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट आई जहां उन्हें शंकरगढ़ फॉरेस्ट में 2 लाशें मिली, वो भी बिना सर के और विदाउट कपड़ों के। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक उन लाशों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें जंगल के जंगली जानवरों ने खा लिया था। बट कुछ डीएनए टेस्ट कराने के बाद पुलिस को पता चला कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि मनोज और रवि की ही थी। खैर, पुलिस का ये मानना था कि किलर ने इन दोनों को कहीं और मारा और बाद में इन दोनों की बॉडी को जंगल में ड्रॉप कर दिया। अब महीने बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था, बट मनोज और रवि का कुछ अता पता नहीं था। ना ही पुलिस को कुछ पता चल रहा था, ना ही उन्हें कोई लीड मिल रही थी। फिर दिसंबर ईयर 2000 में एक ऐसी लापता होने की घटना हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। 14 दिसंबर की शाम एक जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह अपने ऑफिस से गांव के लिए निकले थे, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनके घर वाले काफी परेशान होने लगे। बट फिर भी उन्होंने उनके वापस लौटने का इंतजार करना ठीक समझा। काफी दिन बीतने के बाद जब धीरेन्द्र का किसी को कुछ पता ही नहीं चला तो उनकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। इनिशियली पुलिस को धीरेन्द्र के केस में कोई लीड नहीं मिली और वहीं धीरेन्द्र के साथ के जर्नलिस्ट सड़कों पर उतर आए थे, जिसकी वजह से दिन पर दिन पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने धीरेन्द्र के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिसमें टोटल 3 नाम आए और सबसे आखिरी आउटगोइंग कॉल एक लैंडलाइन पर की गई थी जो राम निरंजन के नाम से रजिस्टर थी। जैसे ही ये नाम सामने आया तो ऐसा लगा जैसे धीरेन्द्र की फैमिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई है कि जैसे वो इस राम निरंजन नाम के आदमी को पहले से जानती है और ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब धीरेन्द्र की फैमिली ने राम निरंजन का नाम सुना तो उन्होंने बताया कि राम निरंजन तो उसका रियल नाम है, बट उसे सब लोग राजा कुलंदर के नाम से जानते हैं और ये इंसान काफी शेडी इंसान है। कहने को ये आदमी एक 4th टियर की जॉब करता है, बट इसका रहन सहन बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पास काफी सारी गाड़ियां थी, ये काफी लग्जरी में रहा करता था। इवन इसके पास एक पूरा पिग फार्म भी था, जो इस इंसान को काफी शेडी बना देता है। अब पुलिस को क्योंकि इसके बारे में खबर मिल चुकी थी तो पुलिस ने राजा कुलंदर पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी नजर एक हरी रंग की टाटा सूमो पर पड़ी। उस दौर में ऐसी गाड़ी रखना कोई आम बात नहीं थी, एंड ऐसी गाड़ी वो भी एक 4th टियर एम्प्लॉय के घर में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था।
एंड पुलिस को भी ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगा। एंड इससे भी ज्यादा अजीब था उस गाड़ी पर लगा एक बोर्ड, एंड उस बोर्ड पर लिखा था फूलन देवी डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर। फूलन देवी का असल नाम गोमती देवी था, एंड गोमती देवी राजा कोलंदर की वाइफ थी और उस एरिया की एक लोकल नेता भी थी। अब पुलिस का शक बहुत गहरा हो गया था, एंड उनके शक का कारण ये था कि पहला तो ये इंसान इतनी छोटी सी जॉब करता है तो इतनी लग्जरी में कैसे रहता है, एंड दूसरा रीजन ये था कि आखिर एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन एक जर्नलिस्ट को लास्ट में कॉल क्यों करा, एंड उसके कॉल करने के बाद धीरेन्द्र अचानक से गायब हो गया। ये काफी ज्यादा सस्पिशियस था। एक दिन जब वो सुमो सड़क पर निकली तो पुलिस ने उसे फॉलो करना ठीक समझा और रास्ते में उसे रोका, एंड उस गाड़ी के अंदर राजा कोलंदर खुद बैठा था एंड उसका साला बचराज भी उसके साथ था, एंड पुलिस ने विदाउट देर किए इन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। अब इस मोमेंट तक किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये गिरफ्तारी कितने खौफनाक सच खोलने वाली है। पूछताछ शुरू हुई। राजा कोलंदर पूरे वक्त शांत बैठा रहा, लेकिन बचराज उतना मजबूत नहीं था। तभी पुलिस की नजर उसके जूतों पर पड़ी। जूते उसके पैर से काफी बड़े थे, जैसे वो किसी और के हों। अब पुलिस का शक धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा था। अब अगर इस आदमी राजा कोलंदर की बात की जाए तो इस आदमी को बहुत ही ज्यादा पावर पसंद थी। इवन ये इतना ज्यादा पावर के पीछे पागल था कि इसने अपना खुद का नाम राजा रखा, एज इन द किंग, एंड इसने अपनी वाइफ का नाम भी फूलन देवी रखा, जो कि पावर को सिंबलाइज करता है। जब पुलिस ने राजा को थोड़ा फोर्स किया सच बताने के लिए तो वो वहां तो ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई डर ही नहीं है, जैसे वो कोई पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा बल्कि अपने खुद के घर में बैठा है, जैसे वो इन सब पुलिस ऑफिसर से काफी ऊपर है, वो उस पुलिस स्टेशन का राजा है। अब जैसे अगर मैं या आप में से कभी कोई पुलिस स्टेशन जाए तो इनहेरिटेंटली हमारे अंदर थोड़ी नर्वसनेस आती है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल टू अस। अब अगर राजा भी एक नॉर्मल इंसान था तो उसका भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए था, बट उसका ऐसा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था, जो पुलिस को काफी अजीब और डिस्टर्बिंग लगा। अब इमेजिन करो तुम एक पुलिस स्टेशन में बैठे हो एंड लिटरली तुम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुमने किसी का मर्डर किया है, तब तुम कैसे वहां पुलिस स्टेशन में ये बोल सकते हो कि तुम सच बताओगे अगर पुलिस वाले तुम्हारे लिए दाल बनाए एंड तुम्हें वो खिलाएं। इससे ये साफ साफ दिखता था कि राजा अपने आप को सच में राजा मानता था। बट राजा का साला बचराज काफी डर गया था, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कन्फेस कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि धीरेन्द्र का फोन उनकी ही कार में है, एंड पुलिस को वो फोन उनकी कार में मिल भी गया। इसके बाद भी पूछताछ चलती रही, एंड अब रात के लगभग 3 बज गए थे, एंड फाइनली राजा ने भी सब कन्फेस करना शुरू कर दिया। राजा ने बताया कि धीरेन्द्र की टाटा सूमो गायब होने के बाद उसे राजा पर शक था कि उन्होंने ही ये ली है, एंड उनको ये डर था कि क्योंकि धीरेन्द्र एक जर्नलिस्ट है तो वो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद राजा ने कॉल करके धीरेन्द्र को उसके पिग फार्म पर बुलाया और बचराज ने उसे पीछे से शूट कर दिया और उन्होंने उसकी बॉडी रीवा मध्य प्रदेश में जाकर डिस्पोज कर दी। एंड ये सब सच भी निकला। पुलिस को एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर धीरेन्द्र की बिना कपड़ों की सर कटी बॉडी रीवा के जंगलों में मिली। धीरेन्द्र का कटा सर एक तालाब में मिला, जिसकी लोकेशन भी राजा ने ही बताई थी। इसके बाद पुलिस सीधा राजा के पिग फार्म गई। वहां इन्वेस्टिगेशन में उन्हें वो पिस्टल भी मिल गई जिससे धीरेन्द्र को शूट किया गया था। एंड अब तक पुलिस वालों को ये एक नॉर्मल मर्डर केस लग रहा था, बट चीजें डिस्टर्बिंग तब हुई जब पुलिस को पिग फार्म में एक डायरी मिली। ये डायरी राजा की थी, एंड इस डायरी में टोटल 14 नाम लिखे हुए थे, जिसमें से आखिरी नाम धीरेन्द्र का था। एंड पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये डायरी में राजा ने अपने सारे विक्टिम्स के नाम लिखे हैं, एंड ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। पुलिस ने इसके बाद राजा को कन्फ्रंट किया, एंड राजा ने फाइनली सारा सच बता दिया। एंड राजा ने बताया कि उनका पहला विक्टिम काली प्रसाद था। इस आदमी ने उनसे कर्जे में 50,000 लिए थे, एंड वापस मांगने पर उसने राजा को ये कहा था कि वो लाला के सर से कर्जा वसूल नहीं कर सकता, और ये बात उसे काफी ज्यादा बुरी लग गई थी। तो उसने काली प्रसाद को उसके पिग फार्म पर बुलाया और बचराज के साथ मिलकर उसके सर को काटा। फिर उन्होंने उसके सर को बॉईल किया और उसका सूप बनाया और उसे पिया, क्योंकि ऐसा करने से वो भी काली प्रसाद की तरह स्मार्ट बन जाएगा। राजा का दूसरा विक्टिम मोहम्मद मुइन था।
जो कि एक मुस्लिम तांत्रिक था जो वशीकरण की कला में माहिर था। राजा ने मोहम्मद को भी इसी तरीके से गला काट कर मारा और उसकी भी सर को बॉईल कर सूप बनाकर पिया, क्योंकि ऐसा करने से मोइन की ताकतें उसमें आ जाएंगी। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो धीरेन्द्र का केस सॉल्व हुआ, बट आखिर में मनोज और रवि का राजा कोलंदर से क्या लेना देना है। एंड इसका पूरा सच साल 2001 में सामने आया, जब राजा ने बताया कि उसने धीरेन्द्र और मोइन के अलावा मनोज और रवि को भी मारा है। एंड उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उनकी गाड़ी चाहिए थी। एंड फ्री में कुछ नहीं मिलता। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें या तो छीनना पड़ता है या किसी को मारना पड़ता है। एंड इसके बाद सब काफी शॉक हो चुके थे। इवन आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन आई वॉज रीडिंग इट, एंड आई बेट यू आर ऑल्सो शॉक्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक नॉर्मल मर्डर केस में इंसान किसी से बदला लेने के लिए उसे मारता है। कोई इंसान किसी को इसलिए नहीं मारता कि उसे लगता है कि अगर वो उसे मार के खाएगा तो वो स्मार्ट बन जाएगा। इस सब को सुन के ऐसा लगता है कि राजा ये मानता था कि वो किसी को भी मार सकता है और उसे कभी कोई पकड़ ही नहीं सकता। उससे कुछ चाहिए तो उसे किसी को मारना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफी नॉर्मल था। जब साइकोलॉजिस्ट ने राजा कोलंदर पर स्टडी की तो उन्होंने ये बताया कि वो केवल एक चीज के पीछे पागल है, वो है पावर। उसके दिमाग में कुछ वियर्ड थ्योरीज हैं, जहां वो कायस्थ को दिमाग और मुस्लिम को पावर से लिंक करता है, और उसे लगता है कि ये दोनों चीजें पाने के लिए उसे इन लोगों को मार कर खाना होगा। राजा की पावर की भूख उसकी पूरी लाइफ में दिखती है। उसने अपने तीनों बच्चों का नाम अदालत, जमानत और आंदोलन रखा था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। और क्योंकि ये उसके बच्चे थे तो उसने अपना नाम राजा रखा था। एंड इसके बाद काफी साल कस्टडी में रहने के बाद लास्ट ईयर राजा कोलंदर और बचराज को, मनोज और रवि को मारने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। एंड साल 2012 में धीरेन्द्र के मर्डर के केस में भी उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। एंड इफ यू हैव सीन द इंटरव्यू ऑफ राजा कोलंदर, यू माइट हैव नोन कि राजा आज भी ये कहता है कि उसने इनमें से कोई क्राइम नहीं किया एंड पुलिस ने उन्हें फंसाया है। वेल, हु नोज कि राजा कोलंदर इज किलर और नॉट, बट दिस थिंग इज प्रीटी श्योर कि राजा कोलंदर का केस इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग कैनिबल केस में आता है। शव खाने वाले को सजा। कोलंदर इतना बेरहम था कि कई लोगों को मारने के बाद उसने उनका मांस भी भून कर खाया था। कत्ल करने वाले लोगों की खोपड़ियों को वो फार्म हाउस के एक पेड़ पर टांग देता था।